नमस्कार आप सबको। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। वायरस जो टॉपिक है ये जनरल साइंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बायोलॉजी का तो ये टॉपिक है ही, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वायरस क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें शामिल करेंगे, वो है वायरॉइड्स यानी वायरॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस होता क्या है। दुनिया में अगर हम ब्रह्मांड को देखें, धरती को देखें, आकाश को देखें, यहाँ पर आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेगी। पहली है सजीव यानी लिविंग, और दूसरी है नॉन लिविंग यानी निर्जीव। लेकिन जो ये वायरस होता है ये सजीव भी है और निर्जीव भी है, यानी इसमें सजीवों के लक्षण भी मिलेंगे और निर्जीवों के लक्षण भी मिलेंगे। इसमें सजीवों के लक्षण क्या है, निर्जीवों के लक्षण क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सजीव भी हो निर्जीव भी हो, तो आपने दुनिया में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो आमतौर पर कहते हैं कि भाई मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अगर कोई पार्टी में अगर उनको ड्रिंक करने को मिल जाए, फ्री की दारू मिल जाए, तो वो जमकर पीते हैं। इतनी पीते हैं कि उनको जो पार्टी कर रहा होता है वो उनको घर तक छोड़ने के लिए आता है। इसी तरीके से ये वायरस है। सामान्य अवस्था में, मुक्त अवस्था में ये निर्जीव है। मुक्त अवस्था जो होती है यानी कि जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिला है तब तक ये निर्जीव है। लेकिन जैसे ही इनको कोई होस्ट मिल गया, सेल मिल गई, या कोई प्लांट एनिमल, आप कुछ मर्जी कह सकते हो, कुल मिलाकर इनको सेल मिलनी जरूरी होती है। तो जब इनको ये मिल जाए उस अवस्था में ये सजीव अवस्था में आ जाते हैं। माफ़ कीजिए, तो ये सजीव अवस्था में आ गए जब इनको सेल मिल गई। अब हम बात करते हैं कि इनमें निर्जीवों के लक्षण क्या हैं। भाई निर्जीव की बात करें तो सबसे पहले इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, ना ही इनमें सेल मेम्ब्रेन होगी। ये चीज़ें इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। कुल मिला के इनमें कोशिका नहीं होती है, तो जो कोशिकांग वगैरह जो है वो भी नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। गोल्जी बॉडी जो होता है वो भी नहीं होगा। इनमें एंजाइम नहीं होते हैं। अब जब इनमें एंजाइम नहीं होते हैं तो इनमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। इनमें ना ही तो इनके अंदर श्वसन होगा यानी रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो भी नहीं होगा। ना ही इनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इस तरीके से ना ही इनमें ग्रोथ होगी, यानी जो सजीवों के लक्षण हैं वो इनमें नहीं होते हैं। ग्रोथ भी इनमें नहीं होगी, जो कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें सजीवों के लक्षण क्या है। निर्जीवों के लक्षण तो मैंने आपको बता दिए। सजीवों का सबसे जो मुख्य लक्षण है वो तो इनमें ये है कि भाई इनमें रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। जब ये होस्ट में चले जाएंगे, कोशिका में चले जाएंगे, मुक्त अवस्था की बात नहीं कर रहे। इसके बाद में इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड या तो इनमें डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब इनमें न्यूक्लिक एसिड है तो इनमें म्यूटेशन होने की संभावना भी रहेगी, तो इनमें म्यूटेशन भी पाया जाता है। म्यूटेशन से और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि वायरस की खोज वगैरह किसने की थी। अगर हिस्ट्री जो ये पहला टॉपिक है इस पर हम आए तो हिस्ट्री में सबसे अधिक जिस वायरस के ऊपर शोध किया गया है, जिसके बारे में जानकारी है, वो है TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस। और ये सबसे पहले खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा गया वायरस है। अब
जो ये वायरस है ये कौन से पौधे को इन्फेक्ट करता है, किस पौधे को नुकसान पहुंचाता है, तो वो है भाई जो तंबाकू का पौधा होता है उसी को ही। अब इस पौधे में जो इसकी पत्तियां होती है पौधे की, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था इवानोवस्की। तो इस इवानोवस्की ने क्या किया कि तंबाकू का पौधा जो कि पहले से इस वायरस से ग्रसित था, इस पौधे से इसने एक संक्रमित रस लिया, इन्फेक्टेड जूस लिया, कुल मिलाकर जहाँ से थोड़ा सा लिक्विड सा निकल रहा था उसने वो ले लिया और उसको अच्छे से चेक किया। तो उसके अंदर एक उसको बहुत ही सूक्ष्म जीवी दिखा जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा था। तो उसने उसको वायरस नाम दे दिया। वायरस का मतलब होता है जहर या विनोम। तो आप एक तरीके से कह सकते हो विनोम के नाम पर ही शायद इसका नाम जो है वायरस रखा गया होगा। तो ये हमने पढ़ा इवानोवस्की के बारे में, जिसने कि वायरस को सबसे पहले नाम दिया, खोज की थी। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टैनले। जो ये स्टैनले था उसने क्या किया, वायरस के क्रिस्टल बना दिए, वायरस को क्रिस्टली कट कर दिया गया। तो भाई इस काम की वजह से स्टैनले को नोबेल प्राइज भी मिला था। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ने लग गए हैं तो हम जो बैक्टीरियोफेज है इसके बारे में भी आपके इतिहास के बारे में बता दूं। जो बैक्टीरियोफेज है इसकी खोज लिख देता हूं, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी। ये भी वायरस ही होता है। इसकी खोज की थी टवार्ट ने। इसे टॉट कहा जाता है, कुछ मर्जी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज या जो नाम दिया गया है इसको, वो दिया गया था फेलिक्स डी हेरल के द्वारा। तो जो ये नाम दिया गया है बैक्टीरियोफेज, वो तो फेलिक्स डी हेरल के द्वारा दिया गया है, जबकि जो खोज की थी वो टॉट के द्वारा की गई थी। तो ये हो गया इतिहास। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं और वो है स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। वायरस की कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो होती नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि भाई ये गोलाकार है, छड़ाकार है। ये किसी भी आकार का हो सकता है। अगर हम छड़ाकार इस तरीके की बात करें, पहला है छड़ाकार। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे तंबाकू मोजेक वायरस है, ये छड़ाकार का एग्जाम्पल है। दूसरा है गोलाकार। तो गोलाकार अगर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा जो HIV वायरस होता है, रेट्रोवायरस, वो भी इसका एग्जाम्पल है। अगर बात करें टेडपोल के आकार की, या बहुतलीय कह सकते हैं हम, बहुतलीय, या हम इसे टेडपोल भी कह सकते हैं। टेडपोल टाइप जो है तो वो हो गया भाई बैक्टीरियोफेज। इसके जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको हल्की फुल्की रफली बनाकर बताऊंगा जब हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो इस तरीके के इसकी स्ट्रक्चर होती है, दिखने में ये ऐसा होता है। माफ़ कीजिएगा, जो मैंने आपको अभी बताया है वो शेप के बारे में बताया है कि इसकी शेप किस तरीके की होती है। हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, तो भाई इसके अंदर या तो RNA हो सकता है, या फिर इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। तो कुछ भी हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके बाहर, ये तो इसका न्यूक्लिक एसिड है, इसके बाहर एक कैप्सिड होता है। इस तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ आपको एक सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये भाई कैप्सिड है, जो इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है।
कैप्सिड है ये भी आगे छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है। इस तरीके से यूनिट्स होती है इसकी कई, ये एक यूनिट ये दूसरी। तो जो ये यूनिट्स होती है इनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर इनके बाहर एक और इन्वेलप पाया जाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जैसे कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो उनके अंदर ये एनवेलप पाया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर इसकी किस तरीके से होती है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके बाहर कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और जो कैप्सिड है वो आगे कई सब यूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम कैप्सोमियर कहते हैं। इस कैप्सिड के बाहर भी एक और आवरण हो सकता है जिसे हम एनवेलप कहते हैं। अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में पढ़े वो है प्लांट वायरस और प्लांट डिजीज। सबसे पहले आपको बता दूं, जो प्लांट वायरस है ये सामान्यतः ज़्यादा चांस है कि इनमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो इसके अपवाद क्या हैं? जैसे कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, इसके अलावा जेमिनी वायरस जिसे कि हम कर्ली टॉप वायरस भी कहते हैं। अब जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और जो जेमिनी वायरस है यानी कर्ली टॉप वायरस है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो ये है अपवाद कि भाई इनके अंदर आरएनए जो है वो नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर जो प्लांट है उनके अंदर जो वायरस संक्रमित करते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। अब हम बात करते हैं भाई प्लांट वायरस और कौन से होते हैं। दो तो ये वायरस हो ही गए हैं, जेमिनी वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस हो गया, इसके अलावा जो टोबैको मोजेक वायरस है, इसके अलावा एक घास होती है अल्फा अल्फा मोजेक वायरस। जो ये घास होती है ये जो यहाँ पर नहीं होती है, यूरोप जो होता है वहाँ पर होती है, पशुओं को खिलाने का काम आती है। इसे दूध वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है। जो जैसे गाय भैंस वगैरह जो दूध देती है उनको खिलाई जाती है ये। तो ये हो गए प्लांट वायरस। अब हम बात करते हैं कि इनकी वजह से रोग कौन से होते हैं, यानी वायरस की वजह से होने वाले प्लांट्स में रोग कौन से हैं। पहला है बंची टॉप ऑफ बनाना, पोटैटो लीफ रोल डिजीज, लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल, इसके अलावा लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोंगरो डिजीज ऑफ राइस। तो ये कुछ रोग हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं, पौधे के ये रोग हैं। तो ये हमने पढ़ा है प्लांट वायरस के बारे में, प्लांट्स में कौन से रोग होते हैं, कौन से वायरस होते हैं, प्लांट्स में न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है। अब हम आते हैं एनिमल वायरस के ऊपर। जो एनिमल वायरस है इनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। इसके एग्जाम्पल की बात करें एनिमल वायरस की, हम मेनली हम एनिमल वायरस है या फिर कहें कि जो जानवरों में या मनुष्य में होने वाले रोग हैं
उनमें हम जो मनुष्य में होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम डिजीज जो हम चैप्टर पर जब चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल हम ऊपरी तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि एडिनो वायरस है, रीट्रो वायरस है, इसके अलावा फिलहाल जो कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, तो ये आरएनए वायरस है। रियो वायरस है। तो इस तरीके से आप और जो पिकोरमा वायरस होता है, तो इस तरीके से कई वायरस हैं एनिमल्स के। जब हम बाद में जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में जानकारी दे दूंगा। मम्प्स वायरस भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं और वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जीवाणु भोजी कहते हैं बैक्टीरियोफेज को हिंदी में। अगर हम बात करें इसमें न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले, तो वो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। दो प्रकार के जीवाणु भोजी होते हैं। पहला है 5x174 जीवाणु भोजी जो बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसी तरीके से क्यूबी जो जीवाणु भोजी होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो ये होगी न्यूक्लिक एसिड की बात। ये हो गई इस साइड में अपवाद की बात। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। बैक्टीरियोफेज इस तरीके का होता है। तो भाई ये एक बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। जो ये इसका हेड होता है ये बहुतलीय होता है। यहीं पर जो न्यूक्लिक एसिड इसी में पाया जाता है हेड पार्ट में। जो ये पार्ट है इसको कॉलर कहते हैं। जो नीचे की तरफ ये वाला पार्ट है ये टेल शीथ है, शीथ कहते हैं इसे। इसी तरीके से ये टेल फाइबर है। ये नीचे की तरफ जो है ये टेल पिन्स है। जो ये जिस हेक्सागोनल प्लेट जो मैंने यहाँ पर ये बना रखी है जिसके ऊपर ये टेल पिन्स और टेल फाइबर्स जुड़े हुए हैं, तो ये एक हेक्सागोनल प्लेट होती है। तो भाई ये है बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। उनकी वजह से दो प्रकार के साइकिल बैक्टीरियोफेज में चलते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जो संक्रमण फैलाते हैं। पहली जो स्टेज होती है वो है लाइटिक स्टेज, दूसरी होती है लाइसोजेनिक। जो लाइटिक स्टेज है इसको जो बैक्टीरियोफेज चलाते हैं उनको हम वीरुलेंट यानी उग्रभोजी कहते हैं। उग्रभोजी, उग्र से आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। दूसरा है शांतभोजी यानी ये शांत होते हैं, टेम्परेट। अब जो लाइटिक स्टेज है यानी जो वीरुलेंट प्रकार के होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो कोई भी एक बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं। जो मैंने आपको टेल फाइबर्स और जो टेल पिन्स बताई थी उनकी सहायता से चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं और उनकी सेल वाल के छेद कर देते हैं, वहाँ से लाइसिस कर देते हैं। और जो अपना न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफेज वो उस बैक्टीरिया में डाल देते हैं, जिनको
इनको संक्रमित करना है, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। अब जब ये बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में चला जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, मान लो ये वाला बैक्टीरिया है, इसमें ये वाला एक बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पर इसमें अपना न्यूक्लिक एसिड ये वाला डाल दिया। ये हम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लिक एसिड आ गया है। अब जब बैक्टीरिया में ये न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, गुणन करते हैं ये, और खूब सारे इस तरीके से जो डीएनए या आरएनए जो इनका जो डीएनए है उसको इस तरीके से गुणन हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगली जो इसका स्टेप है उसमें क्या होता है कि भाई जो ये बैक्टीरियोफेज ने न्यूक्लिक एसिड इसमें डाल दिया है, न्यूक्लिक एसिड अब इसमें काफ़ी सारा हो गया है, ये क्या करते हैं कि भाई बैक्टीरिया को कहते हैं, बैक्टीरिया को एक तरीके से आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई अब प्रोटीन का निर्माण करो। तो अब जो बैक्टीरिया है इसकी सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण होने लग जाता है, और जब प्रोटीन का निर्माण होने लग जाता है उसके बाद में इसकी तरफ चारों तरफ जो ये न्यूक्लिक एसिड जो बना हुआ है अभी जो वर्दी हुई है, इसके चारों तरफ ये प्रोटीन का आवरण बनने लग जाता है। अब इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन गया है, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब ये क्या करेगा, जो ये बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बन गए हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज है, अब जो ये बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बना है ये अब बैक्टीरिया को कहता है कि भाई अब अपघटनीय एंजाइम तैयार करो, ऐसे एंजाइम जो कि इसी को बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर देंगे, इसकी सेल वाल को डिजोल्व कर देंगे। जब ये बन जाते हैं एंजाइम तो ये इसकी सेल वाल को डिजोल्व कर देंगे, साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा और जो ये बैक्टीरियोफेज है ये बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो भाई ये है विरुलेंट या लाइटिक जो स्टेज के अंदर विरुलेंट प्रकार के बैक्टीरियोफेज किस तरीके का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोजेनिक स्टेज। इसमें जो बैक्टीरियोफेज आक्रमण करता है वो शांत भोजी होता है, शांत होता है। ये क्या करेगा, ये भाई बैक्टीरिया के ऊपर इसी तरीके से, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसने इसके ऊपर आक्रमण किया, इसके अंदर इसने अपना न्यूक्लिक एसिड डाला। अब बैक्टीरिया के अंदर जो जीनोफोर होता है उसी के साथ में ये अटैच हो जाता है और सहजीवन दर्शाता है। सिम्बायोसिस जो होता है यानी सहजीवन दर्शाता है, इसी वजह से इसको शांत भोजी कहते हैं, और जो दूसरा है उसे उग्र भोजी कहते हैं। सहजीवन दर्शा रहा है, आराम से रह रहा है। अगर हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इसको अलग कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को इस जीनोफोर से, तो ये भी भाई इसी की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, विरुलेंट की तरह। तो ये वाली तो कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको हल्का फुल्का इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। बैक्टीरियोफेज तो हो गया, नेक्स्ट है साइनोफेज। साइनोफेज क्या होते हैं कि भाई जो वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए को संक्रमित करते हैं, उन्हें हम साइनोफेज कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल के जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बैक्टीरियोफेज की तरह ही होता है। माइक्रोफेज क्या होता है भाई, जो फंजाई को संक्रमित करते हैं, कवक को संक्रमित करते हैं, उन्हें हम माइक्रोफेज कहते हैं। अगला है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके बाद कैप्सिड प्रोटीन का एक आवरण होता है। तो भाई ये प्रोटीन का आवरण नहीं हो, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो, तो ये वायरॉइड्स क्या होते हैं, सीधे शब्दों में बता देता हूं कि भाई ये आरएनए होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए सर्कुलर टाइप का होता है, लेकिन इनके बाहर प्रोटीन का आवरण यानी कि जो कैप्सिड होता है वो नहीं होता है, उन्हें ही हम वायरॉइड्स कहते हैं। और ये जो वायरॉइड्स होते हैं सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है,
अब जो ये वायरस होते हैं, ये मुख्यतः जो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से जो रोग होता है वो बता देता हूँ आपको। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तो ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में होता है। तो आज हमने पढ़ा है वायरस के बारे में। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।